नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस व्याख्यान में प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के बारे में विस्तार से जानेंगे। समूह के आकार के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्राथमिक समूह और एक है द्वितीयक समूह। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच सिर्फ आकार का ही फर्क नहीं है, बल्कि समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच के संबंध के स्वरूप का भी फर्क है। हिंदी जगत में कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में यह लिख रखा है कि चार्ल्स कूले ने पहली बार प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। यह सत्य नहीं है। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को अवश्य जन्म दिया है, पर उन्होंने द्वितीयक समूह की बात कभी नहीं कही। जब कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र किया तो उसके आधार पर अन्य विद्वानों ने एक प्रतिकूल सामाजिक समूह की बात कही और तब से इसे द्वितीयक समूह कहा जाने लगा। अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक समूह की। प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच के अंतर को स्पष्ट करने से पहले प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनके सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्तियों के सामाजिक स्वभाव और विचारों के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं। प्राथमिक समूह का विचार कूले का समाजशास्त्र के क्षेत्र में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान के लिए वे आज विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हें भी ऐसा पूर्वाभास हुआ था कि इसके लिए वे भविष्य में जाने जाएंगे। उन्होंने स्वयं एक बार हंसते हुए कहा था कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के लिए उन्हें इस दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के पीछे चार्ल्स कूले का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण या प्राथमिक भूमिका होती है, इसीलिए उन्हें प्राथमिक समूह कहा जा सकता है। कूले की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक नज़दीकी, घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है। कूले परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण मानते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह की सबसे प्रमुख विशेषताओं में हम की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह अपने आप में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ समूह है, जिसमें आमने सामने के संबंधों के अलावा एकता की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। सदस्यों में एक सामाजिक मूल्यों के प्रति कटिबद्धता पाई जाती है। कूले ने अपनी परिभाषा में जिस आमने सामने के संबंध का उल्लेख किया है, वह समाजशास्त्रियों के बीच काफ़ी विवाद का विषय बन गया है। किंग्सले डेविस ने कहा कि आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि आमने सामने का संबंध रखते हुए भी कभी दो व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पनपता, एवं इसके विपरीत लंबे समय तक आमने सामने का संबंध नहीं रहते हुए भी घनिष्ठ संबंध पनप सकता है। उदाहरण, एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी जो रोज़ एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होते। इसके विपरीत पिता पुत्र एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहते हुए भी आमने सामने के संबंधों के अभाव में भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और जुड़े होते हैं। इसे फेरिस
ने भी कहा है कि आमने सामने के संबंध के अभाव में भी सामाजिक निकटता पाई जा सकती है। नातेदारी समूह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि लोग आमने सामने नहीं रहते हैं, लेकिन उनके बीच आपसी निकटता की भावना बहुत ही पाई जाती है। दूसरी ओर बियर स्टेट ने कूले के विचार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करते हुए कहा कि कूले के द्वारा उल्लेखित आमने सामने शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से लेना है। इस शब्द के द्वारा कूले मात्र संबंधों की घनिष्ठता का बोध कराना चाहते हैं। अब हम प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, जिससे इसकी अवधारणा को समझना और भी आसान हो जाएगा। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की सर्वप्रथम विशेषता है लघु आकार। प्राथमिक समूह तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी छोटा समूह होता है। यह कहना मुश्किल है कि ऐसे समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य पाए जाते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसे समूह में अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सीमित आकार के कारण ही सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया संभव है, जिसके कारण एक प्रकार की भाईचारे एवं आदान प्रदान वाली भावना का जन्म होता है। नंबर 2, आमने सामने का संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच भौतिक या मानसिक समीपता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि सभी सदस्यों के बीच अनुभवों या विचारों का सहजता से आदान प्रदान होता है। आमने सामने का तात्पर्य प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते रहने का नहीं है, जैसा कि कई लोगों ने लिखा है। ऐसे समूह में रहकर सदस्य सामाजिक जीवन की बुनियादी बातों को जानते हैं। कभी कभी आमने सामने की स्थिति के बावजूद लोग प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं कर पाते। नंबर 3, तुलनात्मक स्थिरता। स्थिरता के अभाव में घनिष्ठता की कल्पना नहीं की जा सकती है। किंग्सले डेविस का विचार है कि समूह में जितनी अधिक स्थिरता होगी, सदस्यों के संबंधों में उतनी ही अधिक घनिष्ठता भी होगी। वास्तव में प्राथमिक समूह का निर्माण जानबूझकर या योजनाबद्ध तरीके से न होने के कारण यह अधिक स्थायी प्रकृति का होता है और लोगों को इसकी सदस्यता से अलग होना भी कठिन होता है। प्राथमिक समूह की चौथी विशेषता है लक्ष्यों की समानता। प्राथमिक समूह के सदस्यों में उद्देश्यों और हितों की समानता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप परिवार एक प्राथमिक समूह है, जिनमें माता पिता अपने बच्चों की देख रेख करने में अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों की देखरेख करना उनका अंतिम उद्देश्य है, बल्कि वास्तव में बच्चे का सुख दुख ही माँ बाप का सुख दुख बन जाता है। इस प्राथमिक समूह में मैं की भावना अर्थात की जगह हम की भावना पाई जाती है। नंबर 5, स्वतः विकसित समूह। प्राथमिक समूह का जन्म स्वतः होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जानबूझकर कुछ लक्ष्यों को सामने रखकर प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं किया जाता है। 2-4 व्यक्ति में जब आपसी घनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है तो प्राथमिक समूह का स्वरूप स्वतः तैयार हो जाता है। नंबर 6, प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूह में सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों की स्थापना किसी बाहरी प्रलोभन अथवा बाहरी दबाव से नहीं होती, बल्कि इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक परिवार में माता पिता भाई बहन के पारस्परिक संबंध जो किसी बाहरी प्रभाव के फलस्वरूप विकसित नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने आप स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इनकी प्रकृति आत्मिक होती है। नंबर 7, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में। प्राथमिक समूह किसी व्यक्ति के जीवन में वैसा समूह है जहां उसका बचपन व्यतीत होता है। बचपन का समय व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिस अवस्था में बच्चे को जो कुछ भी सिखलाया जाता है वह उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है।
चार्ल्स कुले प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह इसलिए कहना पसंद करते हैं क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण या बुनियादी भूमिका होती है। नंबर 8, अनौपचारिक संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच का संबंध अनौपचारिक होता है। संबंध की घनिष्ठता संबंधों को अनौपचारिक रूप प्रदान करती है। साथ ही प्राथमिक समूह का संगठन भी बहुत हद तक अनौपचारिक भी ही होता है। यह सही है कि इसमें विभिन्न पदों की भिन्न भिन्न भूमिका होती है, परंतु ये भूमिकाएं प्राय परस्पर व्यापी ओवरलैपिंग होती है। उदाहरण स्वरूप संतान के लिए माँ जहाँ अभिभावक है वहाँ आवश्यकता पड़ने पर सेवा भी करती है, भोजन पकाती है तथा सही सलाह देती है। यही बात एक व्यक्ति के अपने ऑफिस के उच्चाधिकारी से आशा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी भूमिका औपचारिक होने के कारण पूर्व निर्धारित एवं निश्चित होती है। सर्वव्यापकता। प्राथमिक समूह की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वव्यापकता। प्राथमिक समूह एक विश्वव्यापी सामाजिक समूह है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ प्राथमिक समूह नहीं पाया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि परिवार एवं मित्र मंडली जैसे सामाजिक व्यवस्था विश्व के प्रत्येक समाज एवं सामाजिक विकास के प्रत्येक चरणों या कालों में पाई जाती है। विश्व स्तर पर प्राथमिक समूह एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रकार मित्रों, हमने प्राथमिक समूह की अवधारणा और उसकी विशेषताओं को देखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में द्वितीय समूह की अवधारणा का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।